फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम रिवाइज करने वाले हैं बहुत ही शानदार सा टॉपिक जिसका नाम है प्लेस ऑफ सप्लाई। सबसे पहले आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, पूरे जीएसटी में एक ही ऐसा चैप्टर है जहां पे हम यूज करेंगे IGST एक्ट 2017। मतलब अगर आप प्लेस ऑफ सप्लाई का कोई भी क्वेश्चन करोगे तो वहां पे एज पर दी रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ CGST एक्ट 2017 नहीं लिखना, वरना आजकल अटेम्प्ट जल्दी आ जाते हैं। आपको लिखना है एज पर द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ IGST एक्ट 2017। अब सुनो ध्यान से, सर प्लेस ऑफ सप्लाई में IGST एक्ट की बात क्यों हुई? देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर ये बताता है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी का पैसा जाएगा। जो स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी, फॉर एग्जांपल अगर MP प्लेस ऑफ सप्लाई बना तो जीएसटी का पैसा MP को जाएगा, महाराष्ट्र बना तो महाराष्ट्र को जाएगा। बातें बड़ी ही सिंपल है। तो बेटा झगड़ा हो जाता है SGST में, MP बोलता हम प्लेस ऑफ सप्लाई, महाराष्ट्र बोलते हम प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये झगड़े को रोकने के लिए हमने सोचा कि यार अपन एक काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलते हैं लॉ बनाने के लिए। तो प्लेस ऑफ सप्लाई के लॉ बनाए IGST एक्ट 2017। अच्छा, आपको मालूम है GST कौन सा टैक्स है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज अल्टीमेटली कंज्यूम होते हैं, बस उस सरकार को GST का पैसा चला जाता है। अब सर हम प्लेस ऑफ सप्लाई में फटाफट से आई जाते हैं इंपॉर्टेंट बात पे। अब देखो ध्यान से, दो चीजें देखनी है, बस दो, एक लॉस एक पॉस। ये दो चीजों से डिसाइड होता है CGST SGST लगेगा, CGST UTGST लगेगा या IGST लगेगा। तो एक तो लोकेशन ऑफ सप्लायर और एक प्लेस ऑफ सप्लाई। लोकेशन ऑफ सप्लायर आपको एग्जामिनर खुद क्वेश्चन में देगा, मतलब बच गया सिर्फ क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई। सर अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एग्जामिनर ना दे तो उसका बहुत ही सिंपल सा मंत्र है कि अगर आपने सप्लाई करी है उस जगह से जहां से आपने रजिस्ट्रेशन लिया, तो वो जो रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है वही बन जाएगा लोकेशन ऑफ सप्लाई। अगर आपने सप्लाई करी है कोई फिक्स एस्टेब्लिशमेंट से, तो वो लोकेशन ऑफ जो फिक्स एस्टेब्लिशमेंट है वही बन जाएगा लोकेशन ऑफ सप्लायर। सर एक से ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट है तो जो मोर कनेक्टेड है वो बन जाएगा हमारा लोकेशन ऑफ सप्लायर। और अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो जो रेसिडेंस है, घर है सप्लायर का, वो बन जाएगा हमारा लोकेशन ऑफ सप्लायर। दिस इज नॉट रिलेवेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम में आपको लोकेशन ऑफ सप्लायर देता ही है। अब सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दो डिफरेंट स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में है तो IGST इंटरस्टेट लगेगा, सेक्शन 7 इतनी सी बात कहता है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज, अगर हम हमारे गुड्स इंडिया के बाहर भेज रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर SEZ यूनिट इधर भी भेज रहे हैं, तो उसको भी हम क्या मानते हैं सर? इंटर स्टेट सप्लाई मानते हैं। ठीक है, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर वो बता दो आप। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, इन तीनों को डीम्ड स्टेट मानते। मतलब अगर ट्रांजैक्शन दिल्ली में हो रहा है तो फिर CGST और SGST लगेगा। ये जो 5 रह गई इन्हें मानते हैं आप यूनियन टेरिटरी। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली और चंडीगढ़। अगर ट्रांजैक्शन चंडीगढ़ में हो रहा है तो आप लगाओगे CGST और UTGST। ठीक है, एक और चीज, बातें बड़ी सिंपल है सर। एक यूनिट है मेरी MP में जो कि है डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, एक और यूनिट है मेरी MP में बट वो SEZ में। अब MP भी ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, तो इसको भी पता है क्या मानते हैं? इंटर। और क्या लगाते हैं? IGST लगाते हैं। सिंपल सी बात, कोई घबराने जैसी बात नहीं है। अगर कोई टूरिस्ट कुछ परचेस करता है ना, तो वो टूरिस्ट को जनरली रिफंड मिलता है, तो जो भी टूरिस्ट परचेस करता है उस पर भी हम क्या लगाते हैं? IGST लगाते हैं। नो मैटर वो इंडिया में आके MP में आके खरीद रहा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब वेरी इंपॉर्टेंट, अभी चैप्टर मेन शुरू हुआ है, सेक्शन नंबर 9 बोलता है TWI
टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। राजा पूरा इंडिया कैसा रहता है? सर हमको इंडिया देखना है। तो आओ भाई, आज आप इंडिया भी देख लो। मैं आपको डायरेक्ट गूगल से दिखा देता हूं। बहुत बढ़िया, क्या ही डायग्राम आया। वाओ, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये हमारा देश है ना, हमारा देश, हमारा प्यारा सा देश इंडिया। अब इंडिया में क्या होता है ना, बेस लाइन होती है। ये बेस लाइन से लेकर 12 नॉटिकल माइल्स तक, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.853 किलोमीटर्स। तो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स भी अपना क्या है? इंडिया। बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहां पे सिर्फ हमारा ही अधिकार है ऑयल और मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने का, वो भी हमारा क्या है सर? इंडिया। नीचे की सतह भी इंडिया, ऊपर की सतह भी इंडिया। मतलब सर टेरिटरी, टेरिटोरियल वाटर, सी बैड, सब सॉइल, कंटिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मैरिटाइम जोन, अबाउ टेरिटरी, बिलो टेरिटरी, सब किसका पार्ट है? अब डाउट ये है कि अगर कोई TWI से सर्विसेज दे रहा है, तो अब हम क्या माने लोकेशन ऑफ सप्लायर और क्या माने प्लेस ऑफ सप्लाई? सर हम क्या करें फिर? अब जो सबसे करीब हो बस उसी को मान लेना लोकेशन ऑफ सप्लायर और उसी को मान लेना प्लेस ऑफ सप्लाई। तो अगर सर लोकेशन ऑफ सप्लायर TWI में है या प्लेस ऑफ सप्लायर TWI में है, तो जो सबसे करीब हो, where the nearest point of appropriate baseline is located, बस उसी को मान लेना आप प्लेस ऑफ सप्लाई। इसका मतलब है अगर मैं TWI से सर्विसेज दे रहा हूं और सर अगर 12 किलोमीटर तक कांडला पोर्ट पड़ता है और 10 किलोमीटर तक पुडुचेरी वाला पोर्ट पड़ता है, तो करीब है हमारा 10 किलोमीटर, तो आप मान लेंगे पुडुचेरी। ठीक है, अब आ जाओ आप देखो, पूरे प्लेस ऑफ सप्लाई में 2 ही सेक्शन है इंटर में, 3 मान लो, सेक्शन 9, 10 और 12। 9 TWI का, सेक्शन नंबर 10 गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई बताता है और सेक्शन नंबर 12 सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई बताता है। सर सेक्शन नंबर 10 हम कवर कर लेते हैं, काफी सिंपल, काफी छोटा सा सेक्शन है। सबसे पहले सेक्शन 10(1) है। 10(1) बस इतनी सी बात कहता है कि अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो रहे हैं, तो जहां पे मूवमेंट टर्मिनेट हो जाए वही बन जाएगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। इसका मतलब है सर अगर गाड़ी चल रही है MP से महाराष्ट्र और टर्मिनेट कहां हो रहा है? महाराष्ट्र में, तो अगर मूवमेंट महाराष्ट्र में टर्मिनेट हो रहा है तो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा महाराष्ट्र। इसके बाद सर 10(1)B, अब तो सर हमारी उम्र निकल गई 10(1)B पढ़ते पढ़ते। बिल्ड टू शिप टू मॉडल तो हमने इतना पढ़ लिया सर, हम आपको क्या बताएं, एक बार और पढ़ लो। तो यहां पे साहिल सर हैं, वो हैं भाई MP में, इन्होंने करा संजय को बिल, संजय रहता है महाराष्ट्र में, और यहां पे है हमारा अतुल, अतुल भी रहता है कहां? MP। संजय ने बोला सर 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 आप बिल मेरे को देना, पर माल किधर पहुंचाना? तो मैंने बिलिंग कर दी किसको, पर मैंने शिपिंग करी किसको? अब सर सबसे पहले प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकलेगा? लॉ मेकर बोलता है यहां पे 2 ट्रांजैक्शन है। एक ट्रांजैक्शन तो है साहिल सर और संजय के बीच में,
और दूसरा ट्रांजैक्शन है संजय और अतुल के बीच में, क्योंकि सर संजय अतुल को नहीं छोड़ेगा। संजय क्या करेगा सर, अतुल का संजय क्या करेगा, संजय एक और बिल बना के देगा किसको, अतुल को, क्योंकि संजय को भी तो पैसे वैसे कमाने। तो सर इस केस में जो पहला ट्रांजैक्शन है वो है किसके बीच, और संजय। यहां पे लॉ मेकर बोलता है 10(1)(b लगाओ, और 10(1)(b के हिसाब से जो बिल 2 की लोकेशन है वो ही बन जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई, और बिल 2 की लोकेशन क्या है, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र बन जाएगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। सर एक और ट्रांजैक्शन है, एक और ट्रांजैक्शन किसके बीच है, तो एक और ट्रांजैक्शन है हमारा संजय और अतुल के बीच। ये जो संजय और अतुल के बीच है ना, यानी 10(1)(b नहीं लगाना, यहाँ पे क्या लगाना 10(1)(a), और यहाँ पे जो 10(1)(a लगेगा वो बस इतनी सी ही बात बोलता है कि अल्टीमेटली मूवमेंट टर्मिनेट कहाँ हो रहा है, तो मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है कहाँ, एमपी में, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, एमपी बन जाएगा। सर आईटीसी कौन लेगा, तो आईटीसी सर पहला जो ट्रांजैक्शन है ना उसमें आईटीसी कौन लेगा राजा, संजय आईटीसी लेगा। भले गुड्स किसको मिले हैं, अतुल को, पर किसके कहने पर मिले हैं, संजय के कहने पर मिले हैं। सर कितने ई वे बिल बनेंगे राजा, एक ई वे बिल बनेगा, क्योंकि मूवमेंट तो एक बार ही हुआ है साहिल सर और अतुल में, या तो ई वे बिल संजय बना देगा या तो ई वे बिल कौन बना देंगे, साहिल सर बना देंगे। तो 2 ई वे बिल बनाने की जरूरत भी नहीं है। इसी के साथ हमारा बिल टू शिप टू का पूरा डिस्कशन मैंने आपको बता दिया। तो बिल टू शिप टू क्या बोलता है, जो बिल टू की लोकेशन है, बिल टू की जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वही बन जाएगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई, जिसके कहने पर गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे गए हैं। इसके बाद सर सेक्शन 10(1)(c), 10(1)(c बोलता है अगर गुड्स का मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपका दिल्ली वाला घर खरीदा, अब मैंने आपका दिल्ली वाला घर खरीदा जिसमें फर्नीचर भी था, क्या गुड्स का मूवमेंट नहीं हुआ, यहाँ पे इंसान का मूवमेंट हुआ, फर्नीचर तो वहीं पड़ा है, तो सर यहाँ पे जो फर्नीचर जहां पे पड़ा हुआ है बस वही बन जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। अब सब इधर ध्यान दो, इधर इधर ब्लैक टी शर्ट वाले भैया इधर ध्यान दो, सेक्शन 10(1)(ca), 10(1)(ca क्या बोलता है, देखो 10(1)(ca बहुत इंपॉर्टेंट है। 10(1)(ca बोलता है बहुत बार ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि गुड्स की डिलीवरी कहां होगी, ये भी पता लगाना बहुत मुश्किल है कि आखिरकार गुड्स कहां लोकेटेड है। तो 10(1)(ca आया और 10(1)(ca ने बोला कि यार सेक्शन 10(1)(a) या 10(1)(c) में जो भी लिखा हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स बेच रहे हो, उस केस में अगर आपको सामने वाले का एड्रेस पता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई उसका एड्रेस ले लो, और अगर उसका प्लेस ऑफ एड्रेस नहीं पता है तो अगर एड्रेस नहीं पता है तो उस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर ही ले लो। और एड्रेस में अगर आपने सिर्फ सामने वाले का स्टेट का नाम भी लिख दिया तो भी चलेगा, दौड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक और चीज बता देता हूं, 10(1)(ca) में ही एक अमेंडमेंट आया है, अमेंडमेंट भी मैं आपको कवर करवा देता हूं कि सर अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे अमेजॉन में अक्सर क्या होता है, बिलिंग एड्रेस कुछ और होती है, डिलीवरी एड्रेस कुछ और होती है, तो वहां पे लॉ मेकर ने बोला हमें बिलिंग एड्रेस से लेना देना नहीं है, तो जो हमारा डिलीवरी एड्रेस है हमें उससे लेना देना है। तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई हम क्या बनाएंगे, डिलीवरी एड्रेस, बिलिंग एड्रेस को प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं बनाएंगे। आपने अमेंडमेंट वीडियो देखा होगा, उसका भी मैंने आपको रिवीजन करवा दिया, ठीक है। 10(1)(ca) क्लियर है, अनरजिस्टर्ड को दिया तो उसका जो एड्रेस है वो एड्रेस में सिर्फ उसका स्टेट का नाम भी अवेलेबल है तो भी चलेगा, ठीक है। एक और चीज 10(1)(d), 10(1)(d) असेंबली इंस्टॉलेशन की बात करता है, जहां पे असेंबली और इंस्टॉलेशन हो रहा है बस वही बन जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। मशीन है, मशीन की असेंबली गुजरात में हो रही है तो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा गुजरात।
ठीक है। 10(1)(e) बात करता है राजा, गुड सप्लाइड ऑन बोर्ड। तो अगर आप ट्रेन में जा रहे हो तो ट्रेन में जा रहे हो तो चनाचूर गरम, चनाचूर गरम, चना 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 चोर 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 चनाचूर गरम। अब सर इस केस में सामने वाला देखेगा क्या? मतलब अगर आप फ्लाइट में जा रहे हो, कोई गुड सप्लाई हो रहे हैं, तो आपके नीचे ऐसे झांक के देखोगे क्या कि आखिरकार पेस ऑफ सप्लाई क्या आ रहा है? और चलो आपने झांक भी लिया तो क्या आप गूगल मैप चालू करोगे और फिर वहां पे एयरप्लेन मोड रहता है, गूगल मैप्स नहीं चालू होता? तो इस केस में लॉ मेकर बोलता है कि अगर कोई भी गुड्स सप्लाई हो रहे हैं तो जहां पे गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, तो जहां पे गुड्स आपके चढ़े, आपने गुड्स लिए, ये मैटर नहीं करता कि आपने खाए या नहीं खाए, आपने कंज्यूम करे या नहीं कंज्यूम करे, तो जहां पे गुड्स बोर्ड पे चढ़े बस वही बन जाएगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। अब सर इसके बाद आ जाओ आप सेक्शन नंबर 12 के ऊपर डायरेक्टली, क्योंकि जो हमारे कोर्स में है हम उसकी बात कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 12 बात करता है सर्विसेज। 12(1) बोलता है सप्लायर और रेसिपिएंट अगर दोनों इंडिया में है तो सेक्शन 12(1) लगाना, सेक्शन 12 लगाना। सर अगर एक इंडिया के बाहर है तो सेक्शन 13 लगेगा, जो आपके कोर्स में नहीं है। सेक्शन 12(2) इज जनरल प्रोविजन। अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं लगता तो हम जनरल प्रोविजन लगाते हैं, जैसे चार्टेड अकाउंटेंसी की सर्विसेज, कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं दिया है। इतने सारी सर्विसेज है, सबका सेक्शन थोड़ी बनाएंगे। कोचिंग की सर्विसेज, कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है, तो उन केसेस में हम क्या लगाएंगे? उन केसेस में हम लगाएंगे जनरल प्रोविजन। सबसे पहले सेक्शन 12(2). 12(2) बस इतनी सी बात करता है कि अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करा तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, पर अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करा, एड्रेस अवेलेबल है तो वो ले लो, और अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो उस केस में आप ले लो लोकेशन ऑफ सप्लायर। 23 बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में सर सब आ गया, आर्किटेक्ट आ गया, इंटीरियर डेकोरेटर आ गए, सर्वेयर्स, इंजीनियर्स, एक्सपर्ट्स, सारे लोग कहां आ गए? हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टी। जहां भी इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है बस वही बन जाएगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है बस वह बन जाएगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो सेक्शन 12(3) बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो जहां हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है वही बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अब इसमें एक चीज याद रखना, अगर सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया में है पर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर लोकेटेड है, तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर लोकेटेड है तो जो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है वो बन जाएगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। इसके बाद सर सेक्शन नंबर 12(4) है पर्सनल सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी, हेल्थ, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी। जहां ये सर्विसेज परफॉर्म करी गई वही बन गया हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल में दो हिस्से, अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है तो रजिस्टर्ड को दिया है तो फिर लोकेशन ऑफ सच पर्सन, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, और अगर अनरजिस्टर्ड को दिया है तो जहां पे ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल की सर्विसेज परफॉर्म करी गई वही बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। 12(6) और 12(7) ध्यान देना, एग्जाम में बहुत टाइम से आया नहीं है। एडमिशन टू एन इवेंट। सर अगर आप इमेजिका जा रहे हो या कई से भी इवेंट में, जैसे दिलजीत भाई अपने इंदौर में आ रहे हैं, तो जो भी एडमिशन टू एन इवेंट है, जहां पे इवेंट हो रहा हो, जहां पे भी इवेंट हो रहा हो, मजे की बात यह है किसी को पता ही नहीं है कि दिलजीत भाई का इवेंट कहां हो रहा है, तो जहां भी इवेंट हो रहा हो वही बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ये एडमिशन टू एन इवेंट है, मैं कंज्यूमर के एंगल से बात कर रहा हूं। अगला है इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। सर वो इवेंट कराने के लिए बहुत सारी चीजें लगती है, इवेंट को मैनेज करना पड़ता है। इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज के केस में अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने सर्विसेज लिए तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, पर अगर किसी अनरजिस्टर्ड ने सर्विसेज लिए तो जहां पे इवेंट हो रहा है, और अगर इवेंट इंडिया के बाहर हो रहा है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। तो हमेशा याद रखना, इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज के केस में रजिस्टर्ड है लोकेशन, अनरजिस्टर्ड है तो जहां इवेंट हो रहा है, और अगर इवेंट इंडिया के बाहर हो रहा है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। ठीक है सर, अगर एक से ज्यादा स्टेट है तो फिर हमको बाइफरकेट करना पड़ेगा। एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट के हिसाब से बाइफरकेट करो, और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गैप के हिसाब से आप बाइफरकेट करो।
उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, रजिस्टर्ड है लोकेशन ऑफ सच पर्सन, अनरजिस्टर्ड है तो आपने जहां पे गुड्स दिए, ये मैटर नहीं करता कि गुड्स कहां जा रहे हैं, जहां पे आपने हैंड ओवर करे बस वही बन जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। सिर्फ फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, अदर देन रजिस्टर्ड है तो जहां से पैसेंजर चढ़ा, तो जहां से पैसेंजर चढ़ा बस वही बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अब ये याद रखना, अगर दिल्ली से जयपुर की फ्लाइट है और फिर जयपुर से दिल्ली की फ्लाइट है तो एक फ्लाइट कंसीडर नहीं करेंगे हम, यहाँ पे दो फ्लाइट कंसीडर करेंगे। तो दिल्ली से जयपुर के लिए दिल्ली बन जाएगा और जयपुर से दिल्ली के लिए वापस क्या बन जाएगा, जयपुर। तो एक प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं निकलेगा, दो प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेंगे। सर पर अगर आपको पास दिया है और पता ही नहीं है कि आप कहां से चढ़ोगे, तो फिर उस केस में हम जनरल सेक्शन लगाएंगे, दैट इज सेक्शन 12 सबसेक्शन 2। उसके बाद सर ऑन बोर्ड सर्विसेज, अगर फ्लाइट में कोई भी सर्विसेज है तो उस केस में सर जहां से आपकी फ्लाइट उड़ी बस वही बन जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। सर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, अगर हमारा फिक्स टेलीकम्युनिकेशन लाइन है तो जहां पे भी लीज सर्किट या केबल लाइन लोकेटेड है वो, अच्छा लीज सर्किट में नंबर ऑफ पॉइंट्स का ध्यान रखना, अगर एक पॉइंट एमपी में एक पॉइंट महाराष्ट्र में तो 1:1, अगर बीच में कोई पॉइंट है तो उसको भी हम पॉइंट कंसीडर करेंगे, 2 पॉइंट एमपी में एक महाराष्ट्र में तो फिर 2:1, ठीक है। सर अगर पोस्टपेड है तो पोस्टपेड के केस में ऑलवेज व्हाट, बिलिंग एड्रेस। सर अगर प्री पेमेंट बेसिस है, वाउचर खरीदा, सिम खरीदा, तो उस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर। और सर अगर कोई भी दूसरा केस है, ऑनलाइन रिचार्ज है, तो सर वहां पे एड्रेस अवेलेबल होता है तो बस वो एड्रेस को ही ले लोगे आप क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई। और इन एनी अदर केस आप जनरल सेक्शन लगा दोगे, दैट इज सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, ठीक है। सर बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज 12 बजे हैं इसलिए ध्यान रखना, 12 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अगर बैंक के पास एड्रेस अवेलेबल है, और अगर बैंक के पास एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। इंश्योरेंस के केस में अगर रजिस्टर्ड को दे या अनरजिस्टर्ड को दे, तो इंश्योरेंस के केस में ऑलवेज देयर विल बी द लोकेशन ऑफ सच पर्सन। और लास्ट से हमारा एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू द गवर्नमेंट, इसको हमको प्रपोर्शनेट करना पड़ेगा। जैसा क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन के हिसाब से ही आप प्रपोर्शनेट कर लोगे, आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सर इसमें हमको कुछ याद रखना है क्या, सिर्फ आप एक दो चीजें ध्यान रखोगे। एक तो टेलीविजन चैनल, तो अगर टीवी पे टेलीविजन चैनल आ रहा है तो आपको लेना है लास्ट वीक ऑफ अ क्वार्टर एज पब्लिश बाय ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। फॉर एग्जाम्पल अगर जुलाई अगस्त सितंबर का क्वार्टर है तो मैं डेटा लूंगा कौन सा, अप्रैल मई जून, और अप्रैल मई जून में भी जून का जो लास्ट वाला वीक है उसका डेटा मैं लूंगा। सर अगर दो स्टेट का कंबाइंड डेटा है तो उसको बांटने के लिए एज पर आपको सेंसस उसको बांटना पड़ेगा। और सर अगर इंटरनेट है तो इंटरनेट में आपको डेटा लेना पड़ेगा ट्राई का, ट्राई इज टेलीकॉम एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और सर ट्राई का कौन सा डेटा लेना पड़ेगा, लास्ट क्वार्टर ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। बस मतलब आपको जनवरी फरवरी मार्च लेना पड़ेगा अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी में ध्यान रखना, होटल वोटल का केस है तो जितने जितने नाइट्स आपने स्टे करे उसके हिसाब से बांटना। सर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी बट ट्री है एरिया वाइज तो एरिया के हिसाब से बांटना। और अगर हाउस बोट है, वेसल है, तो फिर जितना जितना टाइम उस बोट ने बिताया उसके हिसाब से आपको बांटना पड़ेगा। एक और चीज, इवेंट की बात हमारी हो चुकी है। सर फिर दो क्लैरिफिकेशन है राजा, एक है एडवर्टाइजमेंट सेक्टर के ऊपर, दोनों ही एडवर्टाइजमेंट सेक्टर बहुत सिंपल है। देखो एडवर्टाइजमेंट सेक्टर में जनरली क्या होता है ना, यहाँ पे होता है सप्लायर, यहाँ पे होता है रेसिपिएंट। रेसिपिएंट सप्लायर को बोलता है यार ऐड करवानी, तो ये जो सप्लायर है ना ये लोगों को ढूंढता है, अलग अलग वेंडर्स को ढूंढता है। अब ये जो सप्लायर अलग अलग वेंडर्स को ढूंढ रहा है, अब वेंडर बोलेगा कि यार सप्लायर हम एक काम करते हैं, आप ही को पूरी दीवार दे देते हैं, आपको जो एडवर्टाइजमेंट करना है करो। अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वेंडर और सप्लायर में जहां पे पूरी दीवार पूरा एरिया ही दे दिया है, तो सर फिर ये तो एरिया पूरा दे दिया तो इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला सेक्शन लगेगा। और इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला यही बोलता है कि लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। पर सर अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि वेंडर ने बोला कि हम आपको एडवर्टाइजमेंट करने देंगे पर 2 घंटे या 1 दिन के हिसाब से, उसके बाद अलग, तो इस केस में आपको जनरल सेक्शन लगाना पड़ेगा, डेट इज। तो यार देखो एडवर्टाइजमेंट में 2 है, अगर ऐसा है कि सेल हो रही है सप्लाई ऑफ
स्पेस और राइट टू यूज द स्पेस, मतलब अगर कोई सामने वाला जगह बेच रहा है, फिर आपके ऊपर आपको क्या एडवर्टाइजमेंट करनी है। अगर जगह बेच रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 3, दैट इज लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। पर अगर सामने वाला जगह नहीं बेच रहा है, सामने वाला बोल रहा है ठीक है एडवर्टाइजमेंट करो, उसके बाद ये एडवर्टाइजमेंट 2 दिन के बाद हट जाएगी, हम ही डिसाइड करेंगे कितने दिन तक रहनी है, उस केस में आपको क्या लगाना पड़ेगा सर, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2। और सर ये एडवर्टाइजमेंट का एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई का ये देखो ध्यान से, यही एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, अपन इसको देख लेते हैं। आकार अ एडवर्टाइजमेंट एजेंसी अ रजिस्टर्ड पर्सन इन नागपुर, इसको प्रोडक्ट डिस्प्ले करने किसके, क्लाइंट के। अब राइट टू यूज द जगह ली है, और जगह ली है सर कहां पे जगह ली है, एक तो उदयपुर राजस्थान एंड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश। आकार एडवर्टाइजमेंट एज एक्सक्लूसिव राइट टू यूज द स्पेस, सर प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी 2 जगह पे सिचुएटेड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी हमारी 2 जगह पे आ जाएगी। डन है क्या क्लास। सर एक और केस आया था कि सर अगर हमने कोई कार वार खरीदी है और गरिमा ने डिलीवरी तो ले ली कार की और एड्रेस दे दिया, और एड्रेस में सिर्फ स्टेट का नाम है, हाँ तो चलेगा सर, अगर एड्रेस अवेलेबल है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो एड्रेस हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर का भी रिवीजन खत्म होता है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। टाटा बाय बाय, थैंक यू।